रणबीर कपूर का बहुत प्रशंसक रहा हूँ। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है और संदीप सर से मिला और वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही डेडिकेटेड इंसान मुझे लगे। पग पग लगे कान भेद भान धक धकाए जिया तम तम यम समान कांपे प्राण हक बकाए हिया अरे जाओ ना तुम बाढ़ जोगना है अरे आओ ना तुम बाढ़ भोगना है। अभी कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ना वो आपके मन पसंद का नहीं होता। एक कत्ल का सिचुएशन, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं लहरें। फिल्में जब भी कामयाब होती हैं तो अक्सर लीड हीरो या फिर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का नाम सामने आता है, लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाले बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो आजकल की सोशल मीडिया के ज़माने में लाइमलाइट में आते हैं। लेकिन फिल्म एनिमल की कामयाबी के बाद कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सामने आए हैं, जैसे कि एनिमल सिस्टर के रूप में सलोनी बत्रा का नाम सामने आया। ठीक वैसे ही एनिमल के गीतकार के तौर पर राजशेखर जी का भी नाम सामने आया है और अब राजशेखर जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हालांकि राजशेखर जी इस इंडस्ट्री में काम करते हुए एक दशक से ज़्यादा अपना सफ़र बिता चुके हैं, लेकिन अब जो उनको शोहरत मिली है वो जो है उनकी पिछली मेहनत का ही परिणाम है। राजशेखर जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया सर। और शुरुआत क्योंकि जाहिर सी बात है एनिमल के गानों से ही करते हैं, तो कैसा रहा है यह सफ़र और कैसे इस फिल्म का आपको ऑफर मिला? बहुत अच्छा सफ़र रहा और इतना प्यार मिला लोगों का। और अभी इतने महीने हो चुके हैं फिल्म को आए हुए, पर अभी भी गाना चार्ट में नंबर 1 है। तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हूँ मैं लोगों का, अपने डायरेक्टर का, संदीप रेड्डी वांगा जी, और बाकी सारी टीम ने जिस तरीके से सपोर्ट किया उसका, भूषण जी, विशाल, हर्षवर्धन, सब लोग जिस तरीके। आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें कुछ चीज़ें जो है तुरंत वायरल हो जाती हैं। जैसे मैंने नाम लिया दीप्ति डिमरी का या फिर सनोली बत्रा जी का, जो कि एनिमल से ही लिंकअप, मतलब कोई उनकी बहन के रोल में थी, कोई गर्लफ्रेंड के रोल में थी। उसी तरह का जो ये ट्रेंड है उसको आप कैसे देखते हैं? जल्दी से लाइमलाइट में आ जाते हैं, ट्रेंडिंग आ जाता है, वायरल हो जाता है ये सफ़र। अच्छी बात है। मतलब देखिए, चाहे सलोनी का नाम लिया आपने, या अंशुल का नाम लिया, या तृप्ति का नाम लिया, डेफिनेटली ये सब लोग बहुत दिनों से हैं यहाँ पे। और हमें लगता है कि ये एक दिन की मेहनत है, पर इसके पीछे सालों का रियाज है। उन्होंने तैयार किया अपने आप को कि एक दिन वो मौका आए और जब कोई एक्शन बोले और उस एक्शन और कट के बीच में वो अपना जादू कर सके, इसके लिए एक तैयारी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे बाहर से शायद लगे कि वो एक दिन या बहुत जल्दी की बात है, पर उसके पीछे एक पूरी कोशिश रहती है, सालों की मेहनत रहती है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर मतलब लोगों को शोहरत किसी फिल्म से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर, अगर हम बात करें इस फिल्म की तो काफ़ी विवाद हुए फिल्म के विषय को लेकर और जिस तरह से शो किया गया खासकर महिलाओं के प्रति, लेकिन अच्छी चीज़ निकल कर जो सामने आई वो आप जैसे चेहरे हैं। इन विवादों के बीच जो आपके गाने के बोल हैं, पापा मेरी जान और मरहम करके जो आपका गाना लिखा हुआ है, जी पहले भी मैं, और ये तीनों ही गाने काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो इन गानों को लेकर कैसा आपका रहा, किस तरह से काम किया आपने, फिल्म का ऑफ़र कैसे मिला, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। तो फिल्म का ऑफ़र ऐसे मिला मुझे कि मैं रणबीर कपूर का बहुत प्रशंसक रहा हूँ। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। जो म्यूज़िक डायरेक्टर है इस फिल्म के, विशाल मिश्रा, मतलब इस गाने के, मैं और विशाल हम लोग पहले भी कोलैबोरेट कर चुके हैं कई बार। तो विशाल ने इससे पहले काम किया था कबीर सिंह में संदीप सर के साथ। तो उन्होंने कहा कि उनको पता था कि मैं आर के साथ कुछ करना चाह रहा हूँ। तो ये जब फिल्म ये जब सिचुएशन उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि संदीप सर से आप मिलें। और संदीप सर से मिला और इस तरीके से पहली बार में ही हमारी बहुत अच्छी
बातचीत हुई वो बहुत क्लियर थे। जिस तरीके से उनको परसीव किया जाता है बाहर, आ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसके बरक्स बहुत अलग है। वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही डेडिकेटेड इंसान मुझे लगे। वो क्या चाहते हैं उनको पता है, येट वो एक बहुत ही फ्रीडम, बहुत ही वो आप एज एन एज अ कोवर्कर, एज अ कुलीग, वो बहुत एक फ्रीडम देते हैं कि ठीक है आप एक्सप्लोर करें इस वक्त पे क्या होना चाहिए। अगर आप जैसे पहले भी मैं की बात करें तो पहले भी मैं एक अंतरंग, एक इंटीमेट मोमेंट का गाना है। वहाँ पे हो सकता था कि कोई बिल्कुल जो कोट एंड कोट आइटम नंबर तरह की चीज़ या चीप तरह का कुछ उस तरह का, वो उस तरह का भी हो सकता था। पर आप देखेंगे कि पहले भी मैं में या मरहम में कुछ उस तरह की बात ही नहीं है। वो उन्होंने मतलब लफ्ज़ में कहीं भी उन चीज़ों का वो दोहराव नहीं है जो कि स्क्रीन पे हो रहा है, शायद इसीलिए इतना पॉपुलर है। शायद। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि एक गाने की अपनी सत्ता तो होती है, बट एक डायरेक्टर उसको कहाँ पे रखता है, उसकी नज़र में, एक प्रोड्यूसर की नज़र में वो गाना कहाँ पे है, उसका प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं, वो कैसे शूट कर रहे हैं और उससे वो क्या चाह रहे हैं। संदीप सर ने मुझे पहले ही कहा था कि सर मुझे ना इससे कोई चीप थ्रिल नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही एक वो उस वक्त के लिए झूठ बोल रहा है, पर उसके झूठ में भी सच्चाई है। अच्छा, एक गीतकार के काम में फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर का कितना रोल होता है? क्या उनकी दखल अंदाजी होती है कि या पहले से इंस्ट्रक्शन होते हैं कोई कि हमें इस तरह का चाहिए, या फिर गीतकार सिचुएशन के हिसाब से जो उसको सिचुएशन दिया जाता है उस हिसाब से अपने शब्दों को गीत के रूप में ढालकर प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर के सामने ले जाता है और फिर उसकी मंजूरी मिलती होगी? देखिए, एक 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 चीज़ होती है इंटरफेरेंस और एक चीज़ होती है कोलैबोरेशन। इंटरफेरेंस कई बार परेशान करने वाली चीज़ होती है। इंटरफेयर आप तब करते हैं जब कि आप उससे बाहर निकल के अपने आप को देखते हैं और फिर आप इंटरफेयर करते हैं। कोलैबोरेशन कैसा होता है जिसमें कि आप मिल के कुछ कुछ कर रहे होते हैं। तो कोलैबोरेशन तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। एक मैं कुछ सोचूं, एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो कि इतने दिनों से इस फिल्म के साथ, उन किरदारों के साथ, उन स्थितियों के साथ, सिचुएशंस के साथ आगे क्या लाना है उसके साथ वो सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो ज़्यादा क्लियर है। तो वहाँ पर मैं और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या म्यूज़िक डायरेक्टर ये अगर एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं तो बहुत ही कमाल की चीज़ कई बार निकल के आती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है, वो कोई मतलब नहीं है, बट वो सिर्फ बाहर से कह रहे ये हटा दीजिए हटा दीजिए। पर क्योंकि आपका काम है, somebody is paying you, आप एक दो बार बोलते हैं कि आप इस तरह से देखें इसको, इस तरह से समझें, पर ठीक है अल्टीमेटली प्रोडक्ट उनका है तो आप कई बार वैसे भी कर देते हैं, उसमें उतना मज़ा नहीं आता। बट कोलैबोरेशन में और अच्छा, अब मैं इस बात को भी मानता हूँ कि कोई भी हम फिल्म बना रहे हैं, हम ऑडियंस को क्या बात अच्छी लगेगी, पूरी कहानी कैसे सोच रहा है, ये डायरेक्टर के दिमाग में होती, ये चीज़ चलती है। अच्छा, पहले का दौर ऐसा था कि एक फिल्म अनाउंस होती थी और उसमें गीतकार या संगीतकार को साइन कर लिया जाता था और पूरी की पूरी फिल्म करीब करीब एक ही गीतकार और संगीतकार मिलकर करते थे। लेकिन आज का जो दौर है, एक फिल्म में कई संगीतकार, कई गीतकार, कई सिंगर्स और गायक गायिका सभी होते हैं। तो ये जो बदलता ट्रेंड है, इसे आप कैसे देखते हैं? पहले के ज़माने में भी कई बार ऐसा होता था कि एक फिल्म में शैलेंद्र भी लिख रहे होते थे और हसरत भी लिख रहे होते थे, ऐसा पहले भी उनकी जोड़ी बनी रहती थी। हाँ, बिल्कुल।
मैं कहूँगा कि इसमें कुछ, मैं ज़्यादातर फ़िल्में मेरी जो अभी तक आई हैं, चाहे तनु इट्स मनु हो या मीनाक्षी सुंदरेश्वर हो या तुम्बाड हो या तनु इट्स मनु रिटर्न्स हो, सांड की आँख हो, ये ज़्यादातर फ़िल्में जो हैं इसमें सोलो लिरिसिस्ट की तरह काम किया, सोलो कंपोज़र की तरह काम किया। कभी कभी बीच में जैसे एक फिल्म आई थी करीब करीब सिंगल, इरफान साहब वाली, तो उसमें वो फिल्म ऑलमोस्ट बन चुकी थी, रेडी थी। नहीं, फिल्म नहीं बनी थी, मतलब बाकी गाने बन चुके थे, और फिर मुझे किसी के लिए इरफान साहब ने बुलाया। हम इरफान साहब के साथ दूसरा कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राज, इस पे भी हमें 2 गाने की ज़रूरत है, और आप अगर या मुझे लगता है टू ईच हिज ओन। कुछ डायरेक्टर्स शायद वो बाकी एक किसी के मुकाबले 4 लोगों के साथ जैसा ज़्यादा कि अभी आपने कहा कोलैबोरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, कई बार लगता है कि अगर कोलैबोरेशन सही हो, पर उसको देखिए, हम ना उसको अगर पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। उस तरह से देखें, किसी एक आदमी का ना एक रहना बहुत ज़रूरी है। और इस सिचुएशन में मैं कहूँगा कि संदीप सर बहुत क्लियर थे कि उनको क्या चाहिए वो। और भूषण जी ने बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि एकदम साथ उनके रहे कि ठीक है, जबकि वो खुद म्यूज़िक को इतने करीब से उन्होंने देखा है, और उन्होंने वो इतना ट्रस्ट था ना उस टीम में कि वो बहुत कमाल की बात थी। अच्छा, आपकी शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो आपने बतौर असिस्टेंट काम शुरू किया, असिस्टेंट डायरेक्टर। आपने अब्बास टायरवाला जी के साथ जाने तू या जाने ना किया, सुजय घोष के साथ होम डिलीवरी की, इसके बाद आनंद एल जी के साथ आपने काम किया। तो ये सडनली ट्रेंड चेंज हुआ कि आप बतौर असिस्टेंट से गीतकार के रूप में, या फिर कुछ टर्निंग पॉइंट कहाँ रहा कि आप उस फील्ड से लिखने की फील्ड में आ गए? क्या जो आपके अंदर एक कवि था वो बाहर आया कि आपने गीत लिखना शुरू किया? शुरुआती दिनों में सुजैदा को या जाने तू पे काम करने के बाद मैं लौट गया था। मैं बॉम्बे शहर मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त थे सारे यहाँ पे, पर मैं मन नहीं बना रहा था कि मुझे यहाँ रहना है। फिर 2008 में मतलब ये मन में कर लिया कि अब रहना है इधर। तो आनंद जी को असिस्ट कर रहा था। दरअसल लिरिसिस्ट बनने के पीछे 2 लोगों का बहुत हाथ है मेरे। एक है आनंद जी, आनंद एल राय, दूसरा हिमांशु शर्मा जो राइटर है। मैं कविताएं लिखता था और छंद में भी लिखता था, छंद मुक्त भी लिखता था। पर इन लोगों ने कहा कि यार तुम कविताएं इतनी अच्छी लिखते हो, तुम वो क्यों नहीं कर रहे कि तुम, तभी तनु इट्स मनु की कहानी पे काम चल रहा था और बाकी चीज़ें हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यार तुम लिखो, डमी लिरिक्स लिखो। और मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैं बहुत असिस्टेंट डायरेक्टर के काम को बहुत एंजॉय नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं। तो तनु इट्स मनु में अपनी शुरुआत आपने असिस्टेंट के तौर पे ही की थी, बीच में ये जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं तनु इट्स मनु में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहा था, और मैं कास्टिंग में मदद कर रहा था उनकी। और फिर बीच में आया कि अच्छा अब लिखो, तो लिखने लगे। तो पहला गाना रंगरेज मेरे और ये अपना मन्नू भैया का करिए, ये लिखा। तो उन्होंने पहले हमें कहा गया था कि डमी लिरिक्स लिख दो, तो फिर डमी लिरिक्स उन्होंने कहा कि यार ये तो डमी नहीं है, ये तो असल के ही लग रहे हैं। तो इस तरीके से वो हुआ। फिर उसके बाद कितने दफ़े दिल ने कहा या पिया न रे मन बस, या इस तरीके से फिर एल्बम ही हो गया पूरा। अच्छा, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब किसी गीतकार को किसी फिल्म का ऑफर मिलता है तो आजकल क्या 1-2 गाने के लिए या फिल्म बता दी जाती है, भाई ये फिल्म है, ये स्टोरी है, आपको गाने लिखने हैं? तो ये कैसे, कौन डिसाइड करता है कि आप 2 गाने, या फिर किसी और से डिसाइड हो रहा है कि 2 गाने कोई और लिख रहा है, या फिर एक गाना कोई और लिखा रहा है? फाइनल जो डिसीजन होता है उसका फैसला कैसे? ये डिपेंड करता है। देखिए जैसे आनंद जी के साथ है, आनंद जी को सबसे ज़्यादा उनको लिरिक्स चाहिए,
सबसे पहले उनको, इसीलिए तनुवेट्स मनु के गाने और तनुवेट्स मनु रिटर्न्स के गाने वो पहले लिखे हुए हैं, उसके बाद उस पर धुन बनी ज़्यादातर गाने। तो उसके बाद ऐसा मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आप धुन पहले बनती है और उसके ऊपर आप ये करते हैं, तो डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें होती हैं। कि किसी फिल्म में आप, जैसे पहले भी मैं, इसमें धुन पहले बनी, या पापा मेरी जान में धुन पहले बनी। कई बार ये भी होता है कि कुछ पार्ट, जैसे पिछले साल मेरा एक गाना आया था मिसमैच का, ऐसे क्यों, बहुत प्यार मिला लोगों को। रेखा भारद्वाज जी की आवाज़ में गाना है, अनुराग सैकिया ने म्यूज़िक किया है उसका। तो उसके लिए पहले मुझे मैं कहूँगा कि कुछ कंपोज किया हुआ था, फिर कुछ पार्ट मैंने पहले लिखा और उसके बाद उस पर कंपोजिशन किया गया, तो इस तरीके से। अच्छा, कुछ फिल्में आपने ऐसी करी जैसे फिल्मों के जो टाइटल हैं बहुत ही कैची हैं, जैसे तनु वेट्स मनु, या फिर करीब करीब सिंगल, या फिर और जो फिल्में आपने की हैं, लेकिन 2-3-4 फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम भी बड़े कुछ अजीब हैं, जैसे बम्भाड़ या तुम्भाड़ या फिर खली बली या फिर सांड की आँख, मतलब नाम सुनते ही ये आपने बहुत ये सवाल मुझे आज तक नहीं पूछा गया था, पर बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। कई बार क्या होता है कि नाम ही सुन के आदमी डर जाए तो गाने कैसे लिखेगा उस हिसाब से। बम्फाड़ रंजन चंदेल जब ये फिल्म हमारे पास लेके आए तो हमने कहा कि यार ये नाम थोड़ा सा वो है। बहुत हमने कोशिश भी की कि नाम बदले, पर नाम इसमें कुछ बदलाव आया नहीं। तुम्बाड़ ऑलरेडी पहले से उनका नाम था, एक जगह है और फिल्म का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इनफैक्ट उसमें तो मुझे, अब सोचिए, तुम्बाड़ जैसे एक शब्द पे मुझे गाना लिखना है, टाइटल ट्रैक, कि अरे आओ ना तुम्बाड़ जोगना है, अरे जाओ ना तुम्बाड़ भोगना है। इसकी मीनिंग क्या होती है? मीनिंग जरा बताइए। जगह है, पर वो जो प्रतीक है, वो जो किला है वहाँ पे, उसका नाम उसमें वहाँ पे सोना है, पर साथ ही वो एक अभिशाप भी है उस जगह को। तो आओ ना तुम्बाड़ भोगना है, वो जो ऐश्वर्य है, वो जो सोना है, वो जो धन दौलत है, वो भोगना है। अरे जाओ ना तुम्बाड़ भोगना है, अरे आओ ना तुम्बाड़ जोगना है। कि ये जो खजाना है, ये सब कुछ को अभी पकड़ के रखना है। उसकी वो भी, पग पग लगे कान भेद भान, धक धकाए जिया तम तम यम समान, कहाँ पे प्राण हक बकाए हिया, अरे जाओ ना तुम्बाड़ जोगना है, अरे आओ ना तुम्बाड़ भोगना है। तो कई बार लिखते हुए वो चीज़ आपको कहीं मदद करती है उस तरीके से। एक तो और क्या है, सांड की आँख हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अरे क्या बात है, बुलसाई, वो निशानेबाजों की बात है, तो बुलसाई हिट किया। तो इसी तरह हम लोग मजाक मजाक में गाना बनाते हुए, और ये जो दादियाँ हैं, वो फिल्म में एक डायलॉग है कि ये बुलसाई की होवे है, तो कहती है बुलसाई दादी वो सांड की आँख होवे, तो थारे सांड की आँख में गोली मारनी है। तो एक गीतकार के जहन में फिल्म के टाइटल होते हैं क्या? उस दिशा में उसको ध्यान में रख के गाने लिखे जाते हैं कि कभी कभी जब टाइटल ट्रैक की बात आती है? जैसे सांड की आँख लिखा था पहले, तो नाम सोच रहे थे क्या होना चाहिए, तो फिर तुषार हिरानंद जो डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि सांड की आँख अच्छा लग रहा है, उस तरीके से ये है। और कौन सा नाम लिया आपने? खली बली, खाली पीली, सॉरी, खाली पीली, वो काली पीली टैक्सी को वो करके, वो मुझे लगता है कि वो अली अब्बास ज़फ़र और मकबूल खान, उन लोगों का ही दिमाग था उसमें। अच्छा, आपने एक जगह एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको गाने लिखने में मज़ा बहुत कम आता है, बतौर एक कवि के तौर पे जिस तरह से आप एंजॉय करते हैं, तो ऐसा क्यों, या फिर इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? वो मैंने, अगर आप पूरी समग्रता से उसको देखेंगे तो मेरा उसमें ये कहने का आशय ये है कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार
क्या दिल तोड़वाना ज़रूरी है? क्या प्यार में पड़ना ज़रूरी है? तो मैं उस हवाले से कहता हूँ कि ये मेरा काम है। एक बैंक मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि यार मुझे ना आज पैसे देने में मज़ा नहीं आ रहा लोगों को। काम है आपका। एक टीचर नहीं कह सकता कि यार मुझे ना मतलब टीचर तो फिर भी बोल सकता है पर कि यार मुझे ना फिज़िक्स में ये चैप्टर ना मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप फिज़िक्स के टीचर, आपको पढ़ाना ही है। वैसे ही मेरे लिए गाने लिखना एक काम है मेरा, मैंने जो कि चूज़ किया है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ना वो आपके मनपसंद का नहीं होता। एक कत्ल का सिचुएशन, और मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। अच्छा, क्या गीतकार का दिल वाकई में टूटा हुआ होता है? इतने अच्छे अच्छे गाने जो लिखते हैं, रोमांटिक या फिर सैड सॉन्ग्स, जैसे साहिर साहब हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि अमृता प्रीतम के साथ उनका जो था वो कुछ बाहर निकल कर सामने आया। तो ऐसा कुछ होता है क्या वाकई में कि साहिर जैसे या फिर जो दूसरे गीतकार या फिर आप हैं, जब भी ऐसे गीत लिखते हैं तो उस सिचुएशन में आके लिखते हैं, फिर शब्द जो अल्फाज होते हैं ये कहाँ से कैसे आते हैं, उसके पीछे का कुछ? आपने कहा कि क्या गीतकारों का दिल सही में टूटता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या गीतकार इसी समाज का हिस्सा नहीं है? वो इंसान नहीं? जी बिल्कुल। कई बार ना हम चीज़ें थोड़ा अपना मन में बढ़ा भी देते हैं। हम कम कहानी कहने वाले लोग हैं। जितनी बात होती है कई बार उससे ज़्यादा है, उसमें रस लेके बोलते हैं। हम उसमें काली मिर्च मिलाते हैं, कोई उसमें लाल लाल मिर्च मिला देता है, कोई उसमें कुछ और मिला देता है, कोई जायफल, कोई जावित्री, कोई इस तरीके से, और चीज़ें बढ़ती चली जाती है। आदमी को लगता है अरे वाह यार क्या मज़ेदार डिश। जैसे हम भी वैसे ही हैं जैसे कि कोई और। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ कि एक गीतकार, एक आर्टिस्ट, एक पेंटर, एक कोई भी, उसके अंदर ये एम्पैथी होनी चाहिए, समानुभूति की एक क्षमता होनी चाहिए कि इस वक्त ये किरदार जिस दौर से गुज़र रहा है वो क्या फ़ील कर रहा होगा। इसके साथ एक सामीप्य, एक निकटता, एक करीब होने का एहसास जो है ना, वो कहीं उसको बेहतर लिरिसिस्ट या उसके करीब समझने की शक्ति ज़्यादा देता है। दिल किसका नहीं टूटता और किसका नहीं लगता, ये तो मतलब हम भी इंसान ही हैं। आप पर मैं ये कहता हूँ कि दिल ये पहली शर्त नहीं है एक गीतकार के लिए कि दिल टूटे। पहली शर्त ये है कि आप लिखें। सर, आप अपने आदर्श के तौर पर निराला जी या फिर कबीर जी या फिर अमीर खुसरो को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन आप एक गीतकार हैं उस लिहाज से जो गुज़रे ज़माने के गीतकार रहे हैं, चाहे वो हसरत जयपुरी हों या फिर शैलेंद्र हों या फिर आज के ज़माने के जो गीतकार हैं, तो ये जो बदलाव है एक कवि के तौर पर क्या उस वजह से था कि आप इन कवियों को जो आदर्श मानते हैं? एक तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इनकी सोहबत में रहने का मौका मिला मुझे। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हिंदुस्तान के अलावा और भी बाहर के भी साहित्यकारों की दुनिया में झांकने का एक मौका मिला। साहित्य आपको वक्त को और समाज को बेहतर तरीके से देखने की एक शक्ति देता है। जिन लोगों का नाम आपने लिया, एक तो सर आप बहुत रिसर्च करके आए हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। चाहे वो आपने निराला कहा, खुसरो कहा, कबीर कहा, इन सब में एक बगावती तेवर था। कबीर वो उनकी समाज को लेके और एक धर्म में जो जड़ता है उसको लेकर। निराला वो जो तुक में कविता होनी चाहिए से एक बगावत, जो एक उसका वहाँ से वो डिफर करते हैं। अतुकांत कविता, स्वच्छंद कविता जो वो है वो, और इसकी झलक क्या आपके गीतों में मिलती है? ये मुझे नहीं पता, ये तो आप बताएंगे। बट इसके अलावा भी कई लोग हैं कंटेम्प्रेरी पोइट्स में। मैं कहूँगा कि मुझे बहुत पसंद है प्रभात,
आलोक धनवा, और भी कई नाम हैं। मैं बाहर में, मुझे नेरुदा और लोरका की कविताएं बहुत पसंद हैं। अ, जो आपने लिरिसिस्टों की बात की, तो मैं कहूँगा कि शैलेंद्र, मजरूह, साहिर, राजा मेहदी अली खान। मतलब मैं घंटों सुन सकता हूँ। मतलब कई नाम है, बस ये तो ऐसे ही ले रहा हूँ कि मतलब कि ये एकदम ज़बान पे है, इसलिए गुलजार साहब, जावेद साहब, बाल कभी बैरागी, कितने, शकील, तो और सबकी एक बड़ी कुछ ख़ास बात है। हसरत साहब, कैफ़ी साहब। मेरा सबसे पसंद का गाना अगर मैं कहूँगा, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था ऑल इंडिया रेडियो के साथ, तो यूनुस भाई है वहाँ पे, यूनुस खान। तो यूनुस भाई से पहली बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि यार सुबह से उनका कुछ 9 बजे कॉल आया, बोले कि हम आपके 5 पसंदीदा गाने के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा, और मैं नींद से उठा था, तो मैंने कहा पहला गाना तो बोल सकता हूँ मैं, वो तो कभी भी नींद से उठा के पूछ ले तो कौन सा है, तो मैं बोल दूंगा वो। पर आगे का इतने सारे गानों में 5 गाना चुनना बहुत मुश्किल काम है। तो बोला कि पहला बता दीजिए और कैसे आपको ये है। मैंने कहा कि मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा और मुझसे पूछा जाएगा कि कौन सा गाना सुनते हुए जाना चाहते हो, तो मैं वही गाना कहूँगा। वो गाना है ममता फिल्म का, मजरू साहब का लिखा हुआ, छुपा लूँ यूँ दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। तो उन्होंने कहा अरे वाह यार, मतलब और उसके बाद फिर और गाने। तो इन लोगों को सुनते हुए, दरअसल मेरे जब मैं छोटा था, मैं गांव में रहता था बिहार में, और हमारे यहाँ टेलीविज़न नहीं था। मतलब गांव में बिजली नहीं थी, टेलीविज़न नहीं थी, तो रेडियो पर ही हमारी परवरिश हुई पूरी। रेडियो के तमाम चैनल्स, कितने शॉर्ट वेव पे क्या होगा, मीटर वेव पे क्या होगा, कहाँ पे, तो ये एफएम के आने से पहले की बात है। सिलोन लगाना है, अभी अभी रेडियो अफ़गानिस्तान लगाओ, अभी रेडियो बीजिंग लगाओ, अभी वॉइस ऑफ अमेरिका लगाओ, अभी डॉयचे वेले लगाओ। तो ये तमाम वो याद थे कि किस वक्त कहाँ पे गाना आएगा। अच्छा, आपने कहा कि आप बिहार से हैं, लेकिन फिर भी आप हिंदी फिल्मों के लिए गाने लिख रहे हैं। अगर हम भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो भोजपुरी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि गाने बहुत अश्लील होते हैं, या फिर कहानी या कथानक के बारे में भी आरोप लगते हैं कि सही नहीं होता है, या फिर बॉलीवुड की चीज़ें कॉपी करके वो पेश करते हैं दर्शकों के सामने। तो भोजपुरी फिल्मों के जो ये नज़रिया है या ये आरोप है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या कभी मौका मिले तो आप गीत लिखना चाहेंगे भोजपुरी फिल्मों के? मेरी मातृभाषा भोजपुरी नहीं है, हालांकि मैं बिहार से हूँ, पर मैं भोजपुरी समझ सकता हूँ। थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, मतलब बहुत बेसिक। मतलब आप अगर मुझसे भोजपुरी में बात करें तो मैं 2 लाइन के बाद अटक जाऊँगा। मैं, हम लोग घर पे मैथिली बोलते हैं, तो मैथिली में भी अगर लिखना हुआ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? शायद मुश्किल होगा, क्योंकि उस भाषा के साथ एक अलग रिश्ता है। वो मेरे लिए एक कारोबार की भाषा नहीं है, वो अपनों की भाषा है, अपनत्व की भाषा है। मैं फिल्म लिख सकता हूँ, मैं गाने संभव पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत लोग पूछते हैं कि आप मैथिली में क्यों नहीं लिखते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं ला पाऊंगा है। यहाँ पे क्या है कि मैं एक दूरी से देख सकता हूँ उसको, वो इतना पर्सनल है कि मैं शायद उसमें ऑब्जेक्टिविटी ना ला पाऊँ, तो शायद इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। अच्छा, आज तक आपने जितने भी गाने लिखे, सबसे मुश्किल गाना कौन सा रहा? अगर चूज करने को आपको कहा जाए कि इस गाने को लिखने में यार सबसे ज़्यादा, चाहे वो शब्दों को चूज करने के लिए हो या फिर दूसरी हो, सबसे मुश्किल गाना? मुश्किल मैं कहूँगा तुम्बाड का जो टाइटल ट्रैक है वो बहुत मुश्किल गाना था, क्योंकि उसमें जो भाषा है उसकी, वो बहुत अलग भाषा हमने चुनी उसकी। जो पापा मेरी जान है गाना,
ये भी मुश्किल पर मज़ेदार, क्योंकि फिल्म का एक तरीके से जो सुर है, जो सोल है, वो कहीं ना कहीं इस गाने में है। ये गाना 2 बार आता है, धुन कई बार आती है इसकी। तो एक बार बचपन में आता है, जब वो रणविजय बच्चा है तब, फिर एंड में आता है। मेरे लिए वो बचपन की मासूमियत और बाद में एक परिपक्व बेटा जो कि अपने कंधों पे चीज़ें ले सकता है, उस दोनों को एक साथ लेकर चलने की एक जो शर्त थी, और वो शर्त मुझे किसी ने दी नहीं थी। ये चीज़ें ये है, ये जो अहद है ये आप खुद उठाते हैं कि यार वो मासूमियत भी मैं बरकरार रख सकूं, और बाद में जो उसका, जब वो एक एंग्री यंग मैन की तरह जब वो आता है, तब भी आ, वो होश में, क्योंकि ये गाना एक बड़ा ही पर्सनल गाना है, एक अपने साथ की हुई बातचीत है। पापा को के साथ बोल रहा है। ये गाना भीड़ का गाना नहीं है। ये गाना एक बाप बेटा जब एक रूम में है, जब एक के हाथ में दूसरे का हाथ है, तब का गाना है। ये उम्मीद का गाना है, साथ में डिसअपॉइंटमेंट का गाना, होप का गाना है, डिसअपॉइंटमेंट का गाना है, प्यार का गाना है, नाराज़गी का गाना है। तो इन सब चीज़ों को कैसे एक साथ लेके चले, वो एक मुश्किल पर मज़ेदार काम था। और इसमें अच्छा, होली आ रही है, होली का मौसम भी है, तमाम गाने भी शूट हो रहे हैं। होली को लेकर आप कोई यादें अगर हों तो शेयर करें, या कौन सा गाना आप पसंद करते हैं होली को लेकर? अगर मौका मिले तो कुछ इस तरह गाने लिखना चाहेंगे? होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी, मुझे बहुत पसंद है ये। और मुझे लगता है कि होली के बारे में जो बहुत मेरे आस सारे दोस्तों को पता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा पहला साल था, और मैंने लाइफ में पहली बार दोस्तों के बहकावे में आके भांग पी थी। और उसके बाद जो 7 दिन का कांड हुआ था, क्या हुआ था, मतलब मैं, मतलब ये इस पे ना एक फ़िल्म बन सकती, इतना हिलेरियस ये पूरा वाक़या है कि हम लोग गए, और फिर एक रवायत थी वहाँ पे कि हम लोग रंग वंग खेल के, और मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने सुना था गानों में या लोगों से कि यार भांग गए, तो मैंने लाइफ में मतलब जी पे ही रखा था। और मैंने उसमें क्या किया कि मैंने भांग जो है वो नीचे से निकालता था, एक टब में था, क्योंकि उसमें काजू किशमिश और बादाम वादाम सब कुछ आता था, और वो एकदम हरा रंग का दिख रहा था। मुझे नहीं पता कि इसमें साथ में भांग भी बहुत, तो मैंने 5, और मज़ा, मैं पी के मैंने देखा कि हाँ 2 मिनट देखा, मैंने कहा नशा तो नहीं आया, तो मैं 5-6 ग्लास पी गया। और उसके बाद साहब 6 दिन तक जो मेरी हालत थी, मतलब मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे पैर ले जाने में मुझे 1.5-2 घंटे लगते थे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे होली खेलने वालों भांग को? ना पिए। एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भैया, मतलब पर ऑन सीरियस नोट, जो लोग आपके साथ होली खेलना चाहते हैं उनके साथ आप होली खेलें, ज़बरदस्ती ना करें। एक वो जो मोबिल ऑयल या कुछ तेल, इस तरह की चीज़ें जो करते हैं वो ना करें। होली से बहुत पहले लोग गुब्बारे फेंकने लगते हैं, और ये सब अच्छा नहीं लगता। मिले अच्छा खाया, मैं तो यही कहूँगा कि अब अच्छा खाएं, वो बहुत ज़रूरी है। और होली, बचपन से एक होली में एक बात देखता था कि कहते हैं कि उस दिन ना सारे जो आपस की में जो बैर है, जो एक कहीं पे कहीं गांठ है कोई, वो गांठ खोलने का दिन। तो उस दिन आप किसी को सॉरी बोल दें, या किसी का सॉरी सुन के आप उसको बोल दें कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है, होती हैं चीज़ें, तो एक पॉजिटिव नोट पे करें। अपने पुराने जो गांठें हैं उसको खोल के आप अच्छे से अच्छा, चलते चलते मैं जानना चाहूँगा कि आप तक का जो अब तक का सफ़र रहा है, कोई रिग्रेट रह गया है कि आपने कुछ 10-12 सालों में जो कुछ भी पाया खोया, या फिर किसी फिल्म के रिजेक्शन का कुछ अफसोस है कि ये इस फिल्म के गाने अगर मिल गए होते?
जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। अच्छा ये देखिए, ये लाइन कितनी गीता वाली लाइन है ना, एकदम लगता है कि जैसे कि एकदम गीता का सार है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। अच्छा, चलते चलते अपने आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी कुछ बता दीजिए, क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आपके लिखे गाने देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। मिसमैच 3 जो एक वेब सीरीज़ है जिसके 1 और 2 दोनों में मैंने लिखा था और दोनों को ही बहुत प्यार मिला। फिर आई हसीन दिलरुबा। अभी होपफुली क्रू अभी बस आने वाली है। अहम प्रोजेक्ट हैं ये क्रू। इसके अलावा 3-4 और चीज़ें हैं जो कि मैं अभी रिवील करना सही नहीं होगा। चलते चलते कुछ मैसेज दर्शकों को मोहब्बत जिंदाबाद। या फिर कोई गाने की लाइन अगर गुनगुना दे जो आपको सबसे प्रिय। सबसे प्रिय एक गाना था हमारा प्रिय, मतलब क्योंकि पहली फिल्म थी तनु इट्स मनु, उसमें था ये, कितने दफ़े दिल ने कहा दिल की सुनी कितने दफ़े, वैसे तो तेरी ना में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो अगर हाँ कहे तो बात होगी और ही, दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही, कह दे ना हाँ, कह दे ना हाँ यूं ही, कितने दफ़े दिल ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे राजशेखर जी। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।